नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको वो जानकारी पहुंचाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कोरोना से बचाव के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। आज बात करते हैं कि ऐसे मुद्दे के बारे में जो आजकल आप काफ़ी सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के साथ ब्लैक फंगस का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है और कई राज्यों से ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। ये इन्फेक्शन दिमाग, फेफड़ा या स्किन में हो सकता है। इसके चलते आंखों की रोशनी तक जा सकती है, जबड़े और नाक की हड्डी गल सकती है। वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है या फिर लंबे समय तक आईसीयू में रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें इस ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। आखिर ब्लैक फंगस क्या है और इससे कितना खतरा आपको है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस जुड़ गए हैं। डॉक्टर वर्गीस, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डॉक्टर वर्गीस, हम कोरोना से पहले ही जूझ रहे हैं। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और इसके साथ ये ब्लैक फंगस एक नई बीमारी के तौर पे सामने आ रहा है। लोगों में कई सारे अब मामले सामने आए हैं, तो जाहिर है जो कोरोना से ठीक हुए हैं उनके मन में कई सारे सवाल होंगे। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या और ये किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार, धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। फंगस जो हिंदी में फफूंदी बोलते हैं हम इसको। आपने देखा होगा कि ब्रेड आपके घर पे पड़ा हुआ है और वो पुराना हो जाता है तो आपने देखा होगा काला काला से दिखता है, उसके ऊपर पाउडर सा, वो फफूंदी होती है। खास तौर पे अगर नमी हो और जल्दी पनपता है, और गर्म हो मौसम और नमी हो बारिश के मौसम में, जैसे वो फफूंदी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और यही फफूंदी जो कि हमारे सारे वातावरण में है, उसकी स्पोर्स होती हैं जो कि कहीं पड़ जाए और माहौल मिल जाए उसको पनपने का, नमी और गर्मी दोनों में वो पनपने लगता है और बढ़ जाता है। लेकिन सूखे में नहीं होता। ये फफूंदी आम व्यक्तियों में बीमारी नहीं करती, आम आदमी में। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो टर्शरी केयर, जो कि अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, ये साधारणतः हम हर साल देखते हैं 3-4 केसेस आते हैं। किन में देखते हैं हम उन लोगों में देखते हैं जो कि डायबिटीज के हों, जिनकी डायबिटीज की कंट्रोल अच्छी नहीं हो। खासतौर पे उन लोगों में जिनकी शुगर की मात्रा 250-300 से ऊपर जा रही हो और वो दवाई ठीक से नहीं ले रहे हो और उनको मालूम नहीं था, हो सकता है दवाई ठीक से नहीं ले रहे हो या उनमें कोई और कारण हो, इन्फेक्शन हो, सेप्टिक हो रहे हो और उनकी शुगर की कंट्रोल 200, 300, 400 के करीब पहुंच रही है। उन लोगों में होता है। तो शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो रहा हो, उनमें देखा जाता है। तो आज से 40 साल पहले हमने पहली बार देखा था ये, जब मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए ट्रेनी डॉक्टर था, तब मैंने देखा था ये कि ये जो है पहला हमने देखा, और उसमें इलाज अच्छा हो जाता है लेकिन पहचानने की जो है जल्दी करनी होती है। यही एक सवाल है डॉक्टर वर्गीस, क्योंकि कोरोना मरीजों में ये देखने को मिल रहा है, जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनके अंदर ये परेशानी दिख रही है। तो कैसे पहचाने अगर आप ठीक हो गए? पहली बात क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? तो ये जो है, ये फफूंदी उन लोगों में है जिनमें की इम्यूनिटी जिनकी कम है, रेजिस्टेंस कम है। शुगर के मरीज जिनमें शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है। रेजिस्टेंस किन में कम होता है? कैंसर के इलाज वालों में, जिनमें ब्लड कैंसर होता है, जिनमें और कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही हो, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है और ये मौका देके ये फफूंदी उन्हें पनपने लगता है। ये जैसे आपने शुरू में जैसे बताया, नाक में हो सकता है, फेफड़े में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, तो ये कहीं पे भी पनपने लगता है। बट ये जो कोरोना में कहां से आ गया? कोरोना में हम इन लोगों में स्टेरॉइड देते हैं। तभी जब भी मैं बोलता हूँ स्टेरॉइड के बारे में, हमेशा बोलता हूँ अपने आप मत लीजिएगा, डॉक्टरी सलाह के बाद ही लीजिएगा और जल्दी मत लीजिएगा। और कुछ समय के लिए लेना होता है, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं लेना होता। मैं देख रहा हूँ आज अभी भी 2-3 दिन पहले मैं एक प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था, मरीज 3 हफ्ते से डेक्सोना पे चले ही जा रहा है। नहीं, ये खतरनाक है। ये जो है स्टेरॉइड खास तौर पे डायबिटीज के कंट्रोल को खराब कर देता है। अच्छा कंट्रोल है, दवाई से ठीक कंट्रोल है। जैसे आपने स्टेरॉइड शुरू करा, शुगर जाएगा 250, 300, 400, 500 इतना जाएगा। इनमें खतरा होता है। तो अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं कोरोना के लिए
और लेना पड़ा है आपको, जरूरी है, वो जान बचा सकता है आपका। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आपका जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि आपका शुगर का कंट्रोल खराब होएगा। तो जरूरी है कि डॉक्टरी संपर्क लेके आप अपने शुगर का कंट्रोल बिल्कुल 180 से नीचे, खाना खाने के बाद जो शुगर है 180 से नीचे होना चाहिए, और अगर खाना खाने के पहला है तो कोशिश करें कि 140 से नीचे हो। तो ये चीज अगर आप सतर्क रहें तो कुछ मतलब डॉक्टर वर्गीस, एक चीज क्योंकि अब लोगों के लिए मैं समझना चाहूंगा आपसे, एक बात तो ये कि इसका खतरा हर किसी को नहीं है जी, और दूसरा ये कि अगर आप ठीक हो जा रहे हैं तो क्योंकि सिम्टम जो बताए जा रहे हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं कोरोना मरीजों से, तो कैसे आपको पता चले, क्या टेस्ट इसके होते हैं, कैसे आप ये जानें कि आपके अंदर ये जो ब्लैक फंगस है ये नहीं है, आप इससे सुरक्षित हैं? पहले लक्षण यह है कि सेटिंग होनी चाहिए। सेटिंग यह है कि शुगर का मरीज है, कोरोना के लिए उसको स्टेरॉइड मिल रहा है, और स्टेरॉइड के बाद वो स्टेरॉइड ही चले जा रहा है, और वो मरीज घर डिस्चार्ज हो गया लेकिन स्टेरॉइड ले रहा है और शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है। ऐसे मरीज ओपीडी में आते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद। ये एक कैटेगरी है। और एक कैटेगरी है जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर पे है और स्टेरॉइड चल रहा है उनको, लेकिन शुगर कंट्रोल भी बहुत खराब है। सेप्टिक हो गया उनको, सेप्टिक निमोनिया हो गया, और निमोनिया में, सेप्टिक निमोनिया में स्टेरॉइड का देना जरूरी भी होता है, और उसमें शुगर का कंट्रोल भी बहुत खराब होता है। तो एक एडमिटेड आईसीयू पेशेंट्स में एक कैटेगरी है, और एक डिस्चार्ज पेशेंट जो 3-4 हफ्ते बाद आते हैं, जिनमें की जो फफूंदी का जो है हो सकता है। तो इन लोगों में क्या लक्षण है, और वेंटिलेटर वाले पेशेंट में अलग अलग तरीके से देखना होगा। जो 3-4 हफ्ते के बाद कोरोना के डिस्चार्ज के पेशेंट होते हैं, ये आते हैं, ये नाक बंद होता है और एक नाक से निकल रहा होता है, कुछ काला काला सा निकलेगा, ब्राउन सा निकलेगा, और नाक एक तरफ से निकलेगा। सर में दर्द होएगा, भारीपन लगेगा, यहाँ सूजन होएगा एक तरफ, जैसे साइनोसाइटिस होता है। तो ये लोग हैं जिनमें साइनोसाइटिस वाले मरीज होते हैं। तो इनमें जो है सूजन होएगा, दर्द होएगा, चेहरे के एक तरफ दर्द होएगा, चेहरे के एक तरफ सुनपन और अधिक दर्द, दोनों चीजें हो सकती हैं। या हो सकता है कि अगर क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त में आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर हो जाता है किसी को ब्लैक फंगस, किसी में पाया जाता है, तो इसका इलाज कितना आसान या मुश्किल है, या कितना चांसेस हैं कि आप इससे जल्दी रिकवर करेंगे, कितनी गंभीर बीमारी इसको माना जाए? जैसे आपने ये देख लिया, वहां से स्वाब लेना होता है, नाक के अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से लेना होता है स्वाब लेके। माइक्रोस्कोप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ट्रेंड है तो आधे घंटे में डायग्नोसिस हो सकता है। ये फफूंदी का जैसे धागा होता है वैसे दिखता है। नॉर्मल फफूंदी में अलग अलग उसमें कंपार्टमेंट, जैसे सेप्टे बोलते हैं हम उसको, इसमें वो नहीं होता। जैसे ही आप देखोगे फफूंदी बगैर सेप्टे के, तुरंत आप पहचान लोगे म्यूकरमाइकोसिस है, और उसका इलाज तुरंत शुरू करोगे, मरीज ठीक हो जाता है। फेटल, जैसे आज की तारीख में मेरे अस्पताल में शायद 15 मरीजों का चल रहा है, तो उनमें सारे ठीक है। एक मरीज का शायद डेथ हुआ है, लेकिन वो डेथ वो वेंटिलेटर पे था, उसमें दिक्कत थी, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए डेथ हुई। लेकिन आमतौर पे इलाज समय पे पकड़ ले तो उसका अच्छा इलाज हो सकता है। एक एंटीबायोटिक है जिसको एम्फोटेरिसिन बी होता है, जो अगर ले और वो किडनी को भी नुकसान कर सकता है, तो वो भी डॉक्टरी सलाह के बगैर मत लीजिएगा। वो इंजेक्शन होता है, लेने से अच्छा इलाज हो सकता है, बच सकता है। तो जितने लोग स्टेरॉइड्स में हैं, जितने शुगर, दिल्ली में 20% लोग शुगर वाले हैं, उतने में अगर आपने स्टेरॉइड दिया है, अगर कंट्रोल अच्छा नहीं करा तो फफूंदी का हो सकता है, म्यूकरमाइकोसिस का, और उसका इलाज पहचान के जल्दी करेंगे तो हो सकता है। इसमें कुछ लोगों में धुंधलापन होता है देखने में, वो जब ब्रेन में जाता है तब धुंधलापन होता है। अगर बाहर साइनस में हो तो धुंधलापन नहीं होता। जब इन्फेक्शन ब्रेन में फैल हो गया तब तक देर हो जाती है, तब आपको सीटी स्कैन चाहिए होता है पहचानने के लिए, तब आपको उसको सर्जरी चाहिए होती है काफी लोगों में, क्योंकि ये जो है फफूंदी जो है, अगर वो जो टिश्यू को खराब कर देती है, उसको निकालना पड़ता है, सर्जिकली निकालना पड़ता है। ईएनटी सर्जन अच्छे हैं, वो पहचान के जल्दी सर्जरी करके जल्दी दवाई देके पूरा इलाज हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेन तक चला जाए फिर खतरा है, ब्रेन तक चला जाए तो खतरा है। वक्त पर इलाज करना बहुत जरूरी है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और एक बात आपने डॉक्टर साहब ये बताई तो राहत की लोगों के लिए होगी कि हर किसी में नहीं होता है, बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां पर ये जो फंगस है ये पाया जाता है लोगों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्गीस हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या है भारत में कोविशील्ड की 2 डोज का फासला बढ़ाने की वजह।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की। भारत में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का फासला बढ़ा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही सरकारी पैनल की सिफारिश पर कोविशील्ड की 2 डोज का अंतर 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया और कहा जाने लगा कि देश में वैक्सीन की कमी के चलते सरकार ने फैसला लिया। हालांकि सरकार की ओर से इसके पीछे यूके से आए वैज्ञानिक साक्ष्यों का हवाला दिया गया। हालांकि उसके अगले ही दिन यूके ने कोविशील्ड की 2 डोज का फासला 12 हफ्ते से घटाकर 8 हफ्ते कर दिया। तो इसको लेकर अब बात करते हैं कि जो सवाल आपके मन में होंगे इस फासले को बढ़ाने के बाद उस पर राय लेते हैं। हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। ये जो फासला बढ़ाया गया है कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में, इसको लेकर रिसर्च का हवाला दिया गया यूके की, लेकिन वहां पर जो है इस फासले को कम कर दिया गया। ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी है डॉक्टर साहब कि क्या इसका असर इस फासले से कम हो जाएगा वैक्सीन का, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बाद आपको दूसरी डोज लगेगी। जी देखिए, ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन आई हैं, हम सब जानते हैं कि इनके जो ट्रायल्स किए गए थे वो बहुत ही एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में किए गए थे, क्योंकि उसकी बहुत सख्त और बहुत जल्दी जरूरत थी। नॉर्मली एक वैक्सीन को डेवलप होने में 5 से 6 साल लगते हैं, लेकिन इस केस में सारा का सारा प्रोसेस करीब करीब 1 साल में कंडेंस कर दिया गया था। तो क्या हो रहा है कि जब उसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जनवरी में हो गया था और वो शुरू हो गई थी, उसके बाद भी उसके ट्रायल्स से संबंधित डेटा लगातार आता जा रहा है और उस डेटा में उभरती हुई नई नई जानकारियों के ऊपर उसमें जिसे कहते हैं ऑन कोर्स करेक्शन, यानी चलते समय जैसे जैसे जानकारी आती जा रही है उसको हम सुधारते जा रहे हैं। तो ये जो शुरू में जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो कोवैक्सीन में भी 4 हफ्ते और कोविशील्ड में भी 4 से 6 हफ्ते की बात कही गई थी। बाद में उसमें डेटा आया जब फेज 3 ट्रायल्स हुए थे, जो इंग्लैंड में हुए थे, साउथ अफ्रीका में हुए थे, ब्राजील में हुए थे, उन सबके ट्रायल्स का एक मिक्स डेटा लैंसेट पेपर में भी छपा था 1-2 महीने पहले। जब उनको ध्यान से देखा गया तो यह पाया गया कि जिन लोगों को पहली और दूसरी डोज कोविशील्ड की उसमें करीब करीब 3 महीने का गैप था, तो उन्होंने एक तो यह देखा कि उन पेशेंट्स में पहली डोज के बाद भी कुछ एंटीबॉडीज बन गई हैं जो करीब करीब 3 महीने तक रह रही हैं। और अगर पहली और दूसरी के बीच में 3 महीने का गैप दिया जाए तो दूसरी के बाद जो एक्स्ट्रा रिस्पांस माउंट होता है वो 4 से 6 हफ्ते के बाद देने के मुकाबले ज्यादा था, यानी कि 3 महीने पे देने पर ज्यादा एंटीबॉडी रिस्पांस आ रहा था। ये भी तो 3 महीने तक प्रोटेक्शन पहली डोज से भी था। ये भी तो शुरुआत में बात की गई थी कि 2 डोज अगर आप लेते हैं तभी वैक्सीन जो है वो ज्यादा कारगर होती है, ज्यादा असरदार होती है। ऐसे में 1 डोज कितना आपको सुरक्षित रखती है? देखिए, जो ये लैंसेट का जो पेपर था उसमें इन ट्रायल्स में उन्होंने ये कहा था कि पहली डोज के बाद भी एंटीबॉडीज आ रही हैं जो करीब करीब 3 महीने लास्ट कर रही हैं, और इसीलिए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने हम पहली डोज से प्रोटेक्टेड हैं और उसके बाद दूसरी डोज दे दिए जिससे एक्स्ट्रा रिस्पांस हो जाएगा। लेकिन जो रिस्पांस था वो डेफिनेटली 3 महीने के बाद वाले में बेटर था। इसीलिए हमको इस समय जो ये चेंज किया गया है, ये किया गया है कि बजाय 4 से 6 हफ्ते के हम इसको 12 हफ्ते पे लें तो हमारा जो रिस्पांस है वो बेटर आएगा। अब जो सवाल है कि इस बीच में हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, तो देखिए एक्चुअल कंप्लीट प्रोटेक्शन तो सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद ही आता है। थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो पहली और दूसरी डोज के बीच का समय है इसमें आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से प्रैक्टिस करें, अपने को वैक्सीनेटेड ना माने, लेकिन दूसरी डोज 3 महीने के बाद जब लगवाएं उसके 2 हफ्ते के बाद ही अपने को पूरी तरह वैक्सीनेटेड माने। मतलब हालांकि एंटीबॉडीज इस बीच में भी आपके हैं, थोड़ी बहुत सुरक्षा आपको जरूर मिलेगी 1 डोज से, लेकिन पूरी सुरक्षा आपको 2 डोज के बाद ही मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको 1 डोज लग जाती है उसके बाद भी आप पूरा एहतियात बरतिए और जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो एहतियात आप बरतते हैं उसका पूरा आप ख्याल रखिए। डॉक्टर उसका पालन करें। जी डॉक्टर अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी लोगों हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस खास शो में
फिलहाल इतना ही। इसी तरह आपके लिए ज़रूरी जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।